सोचिए, न्यू ईयर की एक पार्टी, चारों तरफ जश्न का माहौल, और अचानक यही रात एक खौफनाक कत्ल की कहानी में बदल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम जानवी कुकरेजा केस की तह तक जाएंगे। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रात के 8 बजे जानवी अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर सिर्फ कुछ ही घंटे बाद रात के 1:30 बजे दोस्तों में एक झगड़ा छिड़ जाता है और फिर सुबह 5:15 बजे जानवी की लाश मिलती है। कुछ ही घंटों के अंदर एक जश्न मातम में तब्दील हो गया। और ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सबको हिलाकर रख दिया। जानवी के शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 48 चोटों के निशान थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस रात हुई दरिंदगी की कहानी बताता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर अपने ही सबसे करीबी दोस्तों के साथ एक न्यू ईयर की पार्टी उसकी मौत की वजह कैसे बन गई। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस रात से कुछ घंटे पहले, उस वक्त जब सब कुछ नॉर्मल था। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जानवी कुकरेजा थी कौन। जानवी कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी। वो जय हिंद कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट तो थी ही, साथ में प्रिटी बेक बाय डीजे नाम से अपना बेकिंग बिजनेस भी चलाती थी। इतना ही नहीं, वो रोटरी क्लब की सर्विस डायरेक्टर भी थी और उसका एक बड़ा सपना था ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स करना। मतलब एक ऐसी लड़की जो जिंदा दिली और सपनों से भरी हुई थी। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, उस रात जानवी अपने घर पर अपने परिवार के साथ थी। मौका था उसके पापा के जन्मदिन का। घर में हंसी मजाक और खुशी का माहौल था। एक बिल्कुल नॉर्मल हैप्पी फैमिली जो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। फिर रात के करीब 10 बजे जानवी की बचपन की दोस्त दिया पडलकर और उसका बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर उसके घर आए। अब जानवी के एग्जाम्स चल रहे थे और उसके पेरेंट्स भी पैंडेमिक को लेकर थोड़े परेशान थे, तो जानवी खुद भी पार्टी में जाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन दोस्तों ने बहुत जोर दिया और आखिरकार वो मान गई। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। हम पहुंचते हैं उस पार्टी में, वो जगह जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने दोस्ती और भरोसे को एक ही झटके में धोखे और नफरत में बदल कर रख दिया। रात के लगभग 1:45 बजे थे। पार्टी में जानवी का एक दोस्त था जिसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, तो जानवी उसकी मदद करने के लिए उसे वॉशरूम तक ले गई। देखिए कितना छोटा सा एक आम सा वाकया है ना, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये छोटा सा लम्हा आने वाली तबाही की वजह बनने वाला था। जब वो वापस रूफटॉप पर आई तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसका बॉयफ्रेंड श्री और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया छत के एक अंधेरे कोने में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जाहिर सी बात है, अपने बॉयफ्रेंड और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को इस तरह देखना जानवी पूरी तरह टूट गई। लेकिन टूटने से ज्यादा वो गुस्से से भर गई। उसने फौरन उन दोनों को कन्फ्रंट किया और बस वहीं पर उन तीनों के बीच एक जोरदार बहस शुरू हो गई। इतनी जोरदार कि पूरी पार्टी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। लेकिन ये झगड़ा अब सिर्फ बातों तक नहीं रहने वाला था। बहस छत से निकलकर बिल्डिंग की सीढ़ियों तक आ पहुंची और यहीं इसी जगह पर शब्दों की लड़ाई ने एक बेहद क्रूर और जानलेवा हमले का रूप ले लिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो हुआ वो कुछ ऐसा था। झगड़ा शुरू हुआ 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर। बहुत जल्दी ये जुबानी लड़ाई हाथापाई में बदल गई। जानवी का सिर बार बार बेरहमी से दीवार और रेलिंग पर मारा गया। फिर उसे बालों से पकड़कर दूसरी मंजिल तक घसीटा गया और आखिर में एक जोरदार धक्के ने उसे ग्राउंड फ्लोर पे फेंक दिया। 48 ये नंबर फिर से सामने आता है। जैसा हमने पहले बात की, ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि जानवी के शरीर पर 48 चोटें थीं और मौत की वजह सिर पर लगी एक जानलेवा चोट, एक फेटल स्कल फ्रैक्चर। और जो क्राइम सीन था वो खुद ही पूरी कहानी चीख चीख कर बता रहा था। 5वीं मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल तक की सीढ़ियों पर हर तरफ खून के निशान थे। जानवी के बालों के गुच्छे बिखरे पड़े थे, उसकी टूटी हुई चूड़ियां, उसका सैंडल, सब कुछ इस बात का सबूत था कि वहां एक बहुत लंबा और भयानक संघर्ष हुआ था। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। और यहीं पर
पुलिस की एक ऐसी चूक सामने आई, एक ऐसी गलती जिसने इस पूरे केस को कमजोर कर दिया और इंसाफ मिलने के रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा बन गई। तो आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या गलती हुई इन्वेस्टिगेशन में कि एक आरोपी को सीधे सीधे जुर्म से जोड़ने वाला सबसे बड़ा सबूत कोर्ट ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया? वो सबूत कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा ही क्यों नहीं बन सका? देखिए, पुलिस मैनुअल का एक सीधा सा नियम है, कोई भी सबूत उसे क्राइम सीन पर ही सही तरीके से पैक और सील करना होता है। पर इस केस में क्या हुआ? खून से सनी एक चादर जो एक बहुत बड़ा सबूत थी, उसे ठीक से सील ही नहीं किया गया। उल्टा उसे एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया। बस इसी एक गलती ने सबूत के साथ छेड़छाड़ होने का दरवाजा खोल दिया। और पुलिस की इसी एक भूल का सीधा असर पड़ा कोर्ट के फाइनल फैसले पर। 31 जनवरी 2024 श्री जोगधनकर को हत्या का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन दिया पढ़लकर उसे बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत अदालत में टिक नहीं सका। वो सबसे जरूरी सबूत जिसे दिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, वो पुलिस की उस प्रोसीजरल गलती की वजह से कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं माना गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जमानत पर बाहर आने के बाद दिया ने जानवी के ईमेल अकाउंट पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में एक लाइन थी जो बहुत अजीब थी। लिखा था, मैं तुम्हारे सर के एक बाल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। अब पहली बार में सुनने पर यह एक इमोशनल लाइन लग सकती है ना? लेकिन इसका एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग मतलब भी निकाला गया। देखिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि जब फिजिकल लड़ाई होती है तो औरतें अक्सर अपने विरोधी पर कंट्रोल पाने के लिए उसके बाल खींचती हैं। और याद कीजिए, क्राइम सीन पर जानवी के बालों के गुच्छे मिले थे। तो प्रोसिक्यूशन का ये तर्क था कि दिया का वो मैसेज भेजना एक तरह से ताना मारना था। ये इस बात का मजाक उड़ाना था कि उसे पता है कि जानवी पर असल में कैसे हमला किया गया था। तो ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये हमें इंसानी बर्ताव, हमारे अपने फैसलों और हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और कड़वे सबक सिखाता है। इस पूरे केस से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, सिचुएशनल वायलेंस, मतलब हिंसा हमेशा प्लान करके नहीं की जाती। कई बार वो जलन, धोखे जैसी तेज भावनाओं का एक नतीजा होती है जो अचानक फूट पड़ती है। दूसरी बात है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हर झगड़े में एक ऐसा पॉइंट आता है जब इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि इंसान सही गलत सोचने की ताकत खो देता है। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, प्रोसीजरल इंटेग्रिटी, मतलब इंसाफ के लिए सिर्फ सच का पता होना काफी नहीं है, उस सच को साबित करने वाले सबूतों को सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी लड़ाई, कोई भी धोखा या गुस्से का एक लम्हा किसी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? शायद नहीं। और इस सवाल का जवाब ही इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सबक है।